हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के मध्य अभी तवांग पे जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग मैप पे देख लेते हैं कि तवांग स्थित कहाँ है। ठीक है। तो तवांग हम देखेंगे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल का एक शहर है जो अपनी बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ यहीं स्थित है, जो बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं पास चाइना की पीएलए ने अभी इन्वेड करने की कोशिश की थी, जहां दोनों सेनाओं के मध्य हाथापाई हुई थी और कुछ सैनिक घायल हुए थे। इसको लेकर भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में भी एक वक्तव्य दिया था कि दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तथा कुछ हाथापाई जैसी स्थिति बनी, जिसमें भारत के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन जान माल की कोई ज़्यादा हानि नहीं हुई है। ठीक है। ये अभी हाल ही में आप लोग लगातार समाचार समाचार उसमें न्यूज़पेपरों में देख रहे होंगे कि विपक्ष इसको लेकर लगातार एक बहस की मांग कर रहा है कि चाइना पे एक बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष तैयार नहीं है। तो ये रोज़ समाचार पत्रों की मुख्य न्यूज़ बनी हुई है लगातार से। तो हम यहाँ एक डोकलाम रीजन भी देख लेते हैं। ये भूटान के किनारा, ये जो कोना है, यहीं पास डोकलाम है, जहाँ 4-5 साल पहले दोनों भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने हो गई थी और स्थिति कई महीने तक बहुत संवेदनशील बनी हुई थी। एक वार्ता और समझौते के बाद दोनों सेनाएं अपने मूल स्थान पर वापस लौटे, उसके बाद शांति स्थिति बनी हुई है। तो हम ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, मैकमोहन लाइन है, जो भारत और चीन की सीमा बनाती है। ठीक है। भारत 47 के बाद इसी लाइन को सीमा मान के अपना लगातार अपना काम करता है, लेकिन चाइना ने 62 में जो रीजन है अक्साई चीन, इसको ले लिया था भारत से युद्ध के द्वारा, जहाँ चाइना का अभी भी कब्जा है। ठीक है। और यहीं से चाइना सीपेक निकाल रहा है, जिसको लेके भारत हमेशा अपना विरोध दर्ज कराता है। तो और आज देखो, कुछ दिन 2-3 दिन पहले भारतीय वायुसेना ने वहाँ अपना एक अभ्यास भी किया था, युद्ध अभ्यास, जिसको लेके अब आप संवेदनशीलता का पता यहाँ इससे चलता है। अब हम लोग बात करेंगे, अब पिक्चरों में देख पा रहे होंगे कि कैसे सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण है माओ का जो शक्ति सिद्धांत है, चाइना उसी पे अपना काम करता है। 1949 में चाइना को आज़ादी मिली, माओ आज़ादी क्या कहेंगे कि माओ का शासन स्थापित हुआ, जिसे साम्यवादी या मार्क्सवादी या माओवादी क्रांति कहते हैं, वही। तो उसका माओ का मूल सिद्धांत यही था कि सत्ता उसी की होगी जिसके पास शक्ति होगी। माओ ने शक्ति अर्जित करके चाइना में सत्ता परिवर्तन कर दिया, चांग काई शेक को सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये चाइना का शक्ति सिद्धांत है। चाइना इसी सिद्धांत पे लगातार अपना विकास करता है या आगे बढ़ता आया है। हम इसको देख सकते हैं साउथ चाइना सी पे, ताइवान के रीजन पे चाइना किसी से बात करने की बात तक नहीं करता। साउथ चाइना सी पे अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक निर्णय आया था चाइना के खिलाफ, लेकिन चाइना ने कहा कि हम ऐसे निर्णय और ऐसे न्यायालय की मानते ही नहीं हैं। तो जिसको लेके चाइना की काफ़ी आलोचना भी होती है। सीमा विवाद, अब सीमा विवाद क्या है? चाइना का अपनी सराउंडिंग में जितनी भी कंट्री हैं, सबके साथ सीमा विवाद है, और जहाँ चाइना हमेशा उनको अपने नक्शे में विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाता रहता है, तो जिसको लेके विवाद है। इवन चाइना का रूस के साथ भी सखालीन वाले रीजन पे विवाद है, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि दोनों मजबूरीवश दोस्त बने हुए हैं। चीन अरुणाचल को पूर्वी तिब्बत का भाग मानता है। चीन हमेशा से अरुणाचल को तिब्बत का ही एक पार्ट के रूप में दिखाता है। अक्साई चीन को भी तिब्बत के एक पार्ट के रूप में दिखाता रहे है, तथा इसका हमेशा से वो इसके लिए तर्क गढ़ता रहता है। और हम देखेंगे यहाँ शी जिनपिंग की नीति 2010 में, जब से शी जिनपिंग का शासन आया है चीन पे, तब से चीन वन चाइना पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसको बहुत आक्रामकता के साथ रखता है। और अपनी चाइना, विशेषकर वन चाइना पॉलिसी, जो मेक चाइना ग्रेट अगेन वाली पॉलिसी है, उसको लेके बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रहता है। BRI प्रोजेक्ट जो है वो उसी की देन है कि चाइना को कनेक्ट करो पूरी दुनिया से, चाइना की शक्ति विश्व में सबसे पावरफुल बनाओ। ये शी जिनपिंग की नीतियाँ इसी का परिणाम है कि वो इन्वेड करता रहता है, लगातार अपनी सीमाओं पे इन्वेजन उसका चलता रहता है। अभी देखे होंगे चाइना की कोविड पॉलिसी, जिसकी वजह से चाइना की जनता रोड पे उतर आई थी, उससे ध्यान भटकाने का भी एक माध्यम है कि चाइना दूसरे देशों पे अपनी सेनाओं को इन्वेट करने के लिए कहता है, ताकि वहाँ के लोगों को देशभक्ति के नाम पे शांत किया जा सके या उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। अभी चाइना में
कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के कारण बहुत बड़े व्यापक लेवल पे बेरोजगारी आई थी, जिस पे चाइना जनता में असंतोष है। उसको लेके भी चीन देखता है कि ऐसी हरकतें लगातार करता रहता है, जो चाइना के लिए सहायक तो होती हैं, चाइना को आंतरिक रूप से मजबूत करने में सहायक होती हैं, लेकिन दूसरे देशों के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। हम ताइवान के रीजन पे, ताइवान के मुद्दे पे देखते हैं चीन को, साउथ चाइना सी पे देखते हैं, सिंजियांग पे जो मुस्लिम हैं उनके अत्याचारों पे देखते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहाँ देखते हैं कि इनकी नीतियाँ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, जहाँ यह बातचीत करना भी किसी के साथ पसंद नहीं करते हैं। इवन हमने रसिया और यूक्रेन मुद्दे पे भी चाइना का एक क्लियर स्टैंड देखा, जो आक्रामक स्टैंड था, जो पश्चिम के विरोध में था उसको लेके, जिसका भारत ने भी समर्थन नहीं किया था। तो वो सब देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत पे बेसिकली क्या होगा, आपकी भारत का सैन्य खर्च इसकी वजह से बढ़ेगा। सेना को आधुनिकीकरण को तीव्र करना होगा, ताकि किसी भी असमय परिस्थिति ऐसी आ जाए युद्ध के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। चीन के खिलाफ हमें वैश्विक जनमत बनाना पड़ेगा, ताकि हम चीन की जो आक्रामक नीतियां हैं उनको रोक सके, विशेषकर आसियान वाले रीजन पे, साउथ चाइना सी में घेरना उसको, हिंद महासागर पे जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है उसके विरोध पे एक जनमत बनाना, ताकि चाइना को बैलेंस किया, काउंटर बैलेंस किया जा सके। चीन के साथ हमें अपने व्यापार जो हम कर रहे हैं, जो चाइना के पक्ष पे झुका हुआ है, उसको हमें काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि चीन के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो, और इसका चीन पे आर्थिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आगे की हम लोग देखेंगे इसके आगे की क्या राय होगी। जो हमने संगठन बना के रखे हैं, जैसे क्वाड है, एपेक है, एससीओ है, ब्रिक्स है, ऐसे मंचों का हमें चाइना के खिलाफ बेहतर उपयोग करना पड़ेगा। विशेषकर क्वाड का चाइना विरोध करता है, लेकिन क्वाड अगर मजबूत होगा तो भारत की उससे रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, और वहाँ भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी, तो चाइना हिंद महासागर पे कमज़ोर होगा, हम डट के मुकाबला कर सकेंगे। एपेक में ठीक ऐसा अगर किया जाए, एससीओ में अगर हम चाइना को बैलेंस करते हैं तो वैश्विक स्तर विश्व इसको देखेगा, क्योंकि इसमें ये चाइना का ही संगठन है एससीओ। अगर इस पे हम बैलेंस कर लेते हैं चीन को, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ब्रिक्स पे हम अगर देखते हैं तो वो सब कर लेंगे। चीन के साथ जो व्यापार है उसे अपने अनुकूल करना पड़ेगा हमें, व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं हमें उनको पुनः परिभाषित करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 62 के युद्ध के बाद हमने चीन के साथ संबंध बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे, और एक बैलेंस की स्थिति हमने बना ली थी, ताकि चाइना से भविष्य में अगर संघर्ष होता है किसी तरह तो उस पर हम आगे रहें। ये स्थिति लगभग 87 तक चली थी। उसके बाद हमने चाइना से पुनः संबंध बनाए, लेकिन वर्तमान सरकार चाइना से मित्रवत संबंध बनाने के लिए ज़्यादा उत्सुक थी, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये हम लोग देख ही रहे हैं। तो आगे जो भी स्थितियाँ आएंगी उसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।